हेलो माय पुटी गैंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका सबका मेंटोर चैनल पर। और मैं हूं खुशबू मैम आपके सामने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो न्यू एसएसटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था और आज चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और इसी तरीके से वन बाय वन बड़े ही इजी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में हम पूरी की पूरी एसएसटी क्लास 8 की खत्म करेंगे मेरे साथ। इसके बाद बेटा कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस चैप्टर से ना कर पाओ। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि पेपर में जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो चैप्टर के बीच में से ही होंगे, इसीलिए चैप्टर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो मैं चैप्टर को समझा देती हूँ बड़े ही प्यार से। चैप्टर का नाम सबसे पहले समझ लिया तो समझो 50% काम हो गया। तो 50% काम कर ले। हाँ, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप वो वाला मैप होता है बच्चे जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, स्टेट की बाउंड्री या किसी भी एक एरिया की बाउंड्री हो। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस किस टाइम पर किस किस तरीके से इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो रीशेप हुआ है। कभी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो मराठा के पास शिफ्ट हो गई है, कभी विजयनगर एम्पायर ने शिफ्ट कर दिया है। जो इंडिया आज दिखाई देता है पॉलिटिकली वो इंडिया उस टाइम पर दिखाई नहीं देता था, जबकि हम बात इस चैप्टर में करेंगे जो कि हमारा मिडाइवल पीरियड होगा, जो कि 10th सेंचुरी या 11th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई बात? देखो, तो फ्रॉम इन्वेजन टू एम्पायर चेंज दैट शेप इंडियाज नेशन। हम देखेंगे किस तरीके से बाहरी आक्रमण द्वारा इंडिया के अंदर जो है पॉलिटिकल मैप या बाउंड्री रीशेप करी गई और किस तरीके से यहाँ के राजाओं ने अपनी बाउंड्रीज को अपने एरिया से बढ़ाया और एक नई बाउंड्री बनाई। चैप्टर बहुत अच्छा है। बड़े बड़े आप ऐसे नाम इस चैप्टर में सुनोगे जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, नो डाउट। अभी आप अच्छे से समझोगे कि इतिहास में उनकी जगह क्या थी और वो किस लेवल तक थे। ठीक है, शुरू करते ही सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगी। सो अ न्यू एरा इन इंडियाज हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में नया एरा यहाँ पर ज्वाइन होने जा रहा है। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेजन हुए हैं, आक्रमण हुए हैं या जो नए लोग इंडिया में आए हैं वो सब के सब नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आए हैं। इस मैप के थ्रू देखो, आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं बेटा, ये डायरेक्शन देख रहे हो और ये है इंडिया। तो ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, उधर से ही सारे जो इन्वेजन्स हैं वो इंडिया के अंदर हुए हैं, क्योंकि और कहीं इधर जगह थी ही नहीं। नीचे तो सारे में पानी है, इधर आपका अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो जो इन्वेजनकारी हैं, जो इन्वेजन करने वाले लोग हैं, वो किस डायरेक्शन से इंडिया में आ रहे हैं ये पता होना जरूरी है, एंड दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक। सो फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड मैनी इन्वेजन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये जो पार्ट है ये सेंट्रल एशिया वाला है जहां से ये इन्वेजन कर रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर 11th सेंचुरी और उसके बाद बहुत सारे इन्वेजर्स यानी कि जो आक्रमण कर रहे हैं या इंडिया के अंदर आ रहे हैं किसी ना किसी रीजन से, वो देखने के लिए मिलेंगे। दिस इन्वेजन चेंज इंडियाज पॉलिटिकल मैप। और इन लोगों के आने की वजह से ही इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, जो बाउंड्रीज है, वो आपको बदलती हुई नजर आई। सो न्यू किंगडम, नए नए राजा, नए नए एम्पायर आपको यहाँ पर दिखेंगे, जबकि कुछ एम्पायर डेक्लाइन यानी खत्म होते हुए भी दिखेंगे। दिस पीरियड सो वॉर्स। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ट्रेड हुआ है, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है और रेजिस्टेंस मूवमेंट हुए हैं। रेजिस्टेंस मूवमेंट का मतलब होता है कोई एक धारा जो चली आ रही है उसको रोकने के लिए किसी भी तरह का मूवमेंट करना या क्रांति करना। ठीक। सो मूविंग टू फॉरवर्ड, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे जिसका टाइम पीरियड याद रखना 1206 से लेकर 1526। 1206 सेंचुरी से लेकर 1526 तक का जो टाइम है उसे हम दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है वो मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक पावरफुल एरा था दैट रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसके अंदर हम देखेंगे इसमें मुगल्स बाद में ऐड हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप। और एक पावरफुल टाइम था ये जिसने रीशेप किया था इंडिया के पॉलिटिकल मैप को। तो 5 मेन डायनेस्टी थी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की, जिसके बाद हम देखते हैं कि
मुगल साम्राज्य आ जाएगा, जहाँ पर बाबर, अकबर, हुमायूँ ये सारे लोग आ जाएंगे। उससे जस्ट पहले दिल्ली सल्तनत है, जिसमें 5 वंशों की बात की जाएगी और हर वंश के अंदर जो होते हैं कई-कई राजा यानी कि किंग होते हैं। ये लोग अपने राजाओं को सुल्तान कहते थे, इसीलिए इनके टाइम को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का टाइम। दिल्ली के आसपास का सारा एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ था और क्योंकि इन्हें सुल्तान कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत इनके पूरे टाइम पीरियड का नाम हमने रखा है। एक चीज़ और समझना बेटा कि इतने सारे वंश हैं, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। तो क्या ये सारी डायनेस्टी और इन सबके अंदर के राजा पढ़ने पड़ेंगे? द आंसर इज़ नो। हम सिर्फ उन्हीं सुल्तानों को पढ़ेंगे, उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे जिनके बारे में आपके चैप्टर में है और जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे कि क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको कोई यूपीएससी के लिए तो पढ़ना नहीं है, आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी क्लास 8th की एसएसटी। तो जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बुक से रिलेटेड है, वही मैं यहाँ पर आपको कराऊँगी। तो सबसे पहले तो याद रखो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश थे, कितने 5? नंबर 1 गुलाम वंश जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, फिर आता है खिलजी वंश, उसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद आता है लोधी वंश। इसे याद करने के लिए ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि गुल गुल खिले तो साँस लो, ये है ट्रिक। गुल खिले तो साँस लो और इस ट्रिक से आप पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है वो याद कर सकते हो। गुल से हुआ गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिले से हुआ खिलजी वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तो से हुआ तुगलक डायनेस्टी और साँस यानी स से हुआ सैयद डायनेस्टी और लास्ट में साँस तो लो से हुआ लोधी डायनेस्टी। तो ये है शॉर्ट ट्रिक दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को याद करने की। इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर क्या था दिल्ली सल्तनत का? दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर कि दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन गया था। बहुत सारे वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि दिल्ली वाले एरिया में और आसपास के एरिया को जोड़ते-जोड़ते उसको एक सेंट्रल एरिया जो है इंडिया का बना दिया गया था। मैनी टेम्पल्स एंड लर्निंग सेंटर्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्वेजन। जब ये इन्वेजन हुए हैं, बाहर से इतने सारे वंश आ रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं, तो वो पुराने वाले राजाओं के जो बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अपने नए-नए बिल्डिंग्स को भी यहाँ पर वो बनाएँगे। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाज़ कॉमन इस टाइम पे, कोई एक ऐसी स्टेबिलिटी नहीं थी कि देश अच्छे से चल रहा हो, कोई दिक्कत ना हो, बड़ी दिक्कतें हो रही थी। जब इतने सारे वंश चेंज होंगे, राजा चेंज होंगे, तो इनस्टेबिलिटी तो आएगी ही। अ पीरियड ऑफ ग्लोरी, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज, ये एक ऐसा समय था जहाँ पर ग्लोरी भी हो रही है, इंडिया ग्लोरीफाई भी हो रहा है, वार्स भी हो रहे हैं, इनस्टेबिलिटी भी आ रही है। दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मिडाइवल इंडिया और इसे ही हम कहते हैं कि ये हमारा मिडाइवल इंडिया की शुरुआत थी। मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत। देखो बेटा इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 3 पार्ट्स देखो। नंबर 1 होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आता है मिडाइवल हिस्ट्री जो कि हमने यहाँ पर देखा है और थर्ड नंबर पर जो आता है आपका वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि अभी भी चल रहा है आप कह सकते हो। दिस एरा इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आगे चलकर बनेगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आ गए थे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, अब हम बढ़ते हैं आगे, वन बाय वन हम देखेंगे कौन से इम्पोर्टेंट सुल्तानों या फिर राजाओं के बारे में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की ही बात करेंगे, वॉर्स, पॉलिसीज़ एंड इन्वेजन दे दैट शेप एन एरा ऑफ द इंडिया। ये जो मिडाइवल पीरियड है, इसको इन्वेजन का टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि नई-नई ताकतें, नई-नई शक्तियाँ बाहर से कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर एंटर कर रही थी। हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, नाम से ही पता चल जाएगा ये कौन-सी डायनेस्टी के थे, खिलजी डायनेस्टी के, ठीक है? इसकी अचीवमेंट क्या थी? इसने एक्सपेंड किया था सल्तनत को, अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके लिए मूवी भी बनाई गई है, जो मूवी पद्मावती अगर आपने देखी हो, तो वहाँ पर भी खिलजी डायनेस्टी का ये जो हमारा सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, उसको दिखाया गया है। ही डिफीटेड मंगोल इन्वेजन। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल इन्वेजन को रोका। मंगोलिया लोग जो कि इंडिया में आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, चाइना वाले रास्ता से, इन्होंने कौन है ये अलाउद्दीन खिलजी ने उनको वापस भगाया, उनसे लड़ाई करी, डिफीट किया। ही कंडक्टेड कैंपेन्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों ही जगह पर इन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट करी और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया यानी कि बढ़ाया।
मलिक काफूर याद रखना, मलिक काफूर नाम का इनका साथी था। हिज फेमस जनरल, इनका फेमस जनरल था, मंत्री था, दोस्त था, कुछ भी मान लो। लेड मिलिट्री एक्सपेडिशंस इन साउथ इंडिया, इसी ने, मलिक काफूर ने ही हेल्प करी थी अलाउद्दीन खिलजी की साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है बच्चे? हाँ। नाउ अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक डिनेस्टी का राजा है। मैंने कहा ना सभी राजाओं को नहीं पढ़ना, बस जो इंपॉर्टेंट है आपके बुक के रेफरेंस में है उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो तुगलक डिनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान था। इसकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या क्या है? इसने शिफ्ट किया कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दौलताबाद में, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, लेटर शिफ्टेड बैक टू दिल्ली, पर बड़ा नुकसान हुआ भाई। जब दिल्ली से दौलताबाद इसने शिफ्ट कर दी कैपिटल, बेचारे को पता चला बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलती को सुधारना पड़ेगा। तो इसने दोबारा से शिफ्ट करा, रीशिफ्ट करा और दिल्ली को कैपिटल बनाया। भाई दिल्ली आज भी कैपिटल है, उस जमाने में तुम चेंज करोगे? चलो, लेटर ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी कॉपर कॉइन। ये याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कॉपर की यानी तांबे के सिक्के चलाए थे, करेंसी इसको चलाया था। ये यहाँ पर एक्सचेंज देखो, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दोबारा दिल्ली। रिजल्ट क्या निकला? इसकी पॉलिसी सारी फेल हो रही ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्रीज हुई। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पागलों का सरदार। क्या कहा जाता है? पागलों का सरदार। क्यों? इसने जितने भी काम किए, जितने भी आप कह लो रिफॉर्म करने की कोशिश करी, एक भी काम नहीं किया। तांबे के सिक्के चलाए इसने, वो भी फेल हो गया। इसने दिल्ली से दौलताबाद दिल्ली का जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया इंडिया का, वो भी बराबर फेल हो गया। तो इसके सारे काम फेल हो रहे। तो फेलियर किन कहा जाता है इसको? फेलियर सुल्तान भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब हम तिमूर इन्वेजर की बात करेंगे। 1398 में तिमूर ने अटैक किया दिल्ली पर, सुना होगा, तैमूरों का आक्रमण। भाई बड़ी लूटपाट करी, बड़ा लूटा भाई, बड़ा लूटा इंडिया को तैमूर्स ने। लार्ज स्केल पर इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया और किलिंग ऑकर्ड, यहाँ की चीजों को बहुत ही, यहाँ के लोगों को मारा। दिल्ली वॉज लेफ्ट डिवोस्टेटेड। कहते हैं तैमूर के टाइम पे दिल्ली को इतना ज्यादा डिवास्टेट कर दिया था तैमूर वंश के जो जितने भी आप कह सकते हो सुल्तान थे या जो राजा थे उन लोगों ने, कि दिल्ली को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। दिल्ली सल्तनत बिकेम वीकर आफ्टरवर्ड। और इसी के बाद ये जो दिल्ली सल्तनत है, हमने पढ़ा खिलजी डिनेस्टी है, तुगलक डिनेस्टी, लोधी डिनेस्टी, ये सब वीक पड़ गए क्योंकि तैमूर का जो आक्रमण यहाँ पर हुआ उसके बाद दिल्ली पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो गई। अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल कहा जाता है इसको, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बड़े बड़े बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पर देखने के लिए मिले। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत। किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को रेजिस्टेंस किया गया या रोका गया या समाप्त किया गया, ये बात हम यहाँ पर समझेंगे। सो ब्रेव लीडर्स हु डिफेंडेड देयर लैंड एंड पीपल। कई सारे ऐसे ब्रेव और बहादुर लीडर यहाँ पर मिलेंगे जिन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, युद्ध किए हैं और दिल्ली सल्तनत को काफी हद तक रोका या फिर उसको रेजिस्टेंस दिया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बस रुक जाओ, अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक, तो उनमें से एक है हमारे नरसिम्हा देव, जो कि कलिंगा यानी कि उड़ीसा के रूलर थे और डिफीटेड सल्तनत फोर्सेस, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के फोर्सेस को कई बार हराया। बिल्ड द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। और याद रखना कि इन्होंने ही, नरसिम्हा देव वन ने ही जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क के अंदर उसको बिल्ड करवाया था। अ प्रोटेक्टर ऑफ कलिंगा एंड पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आज भी ये जो सन टेम्पल है कोणार्क का बहुत ज्यादा फेमस है, अपने टाइम का आर्किटेक्चर वो आज भी हमें शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक है मुसनूरी नायकाज। इन्होंने यूनाइटेड किया मैनी तेलुगु चीफ्स को, मतलब साउथ इंडिया में काम किया इन्होंने। वहां पे जितने भी चीफ थे उनको बोला आओ इकट्ठा होकर काम करते हैं, दिल्ली सल्तनत को अगर हटाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा साउथ इंडिया में। ही एक्सपेल्ड तुगलक फोर्सेस फ्रॉम वारंगल। तो वारंगल एक जगह है कर्नाटका के अंदर, वहां से इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस हैं उसको वापस भगाया और डिफीट किया। ही यूनाइटेड द पीपल, रिस्टोर्ड फ्रीडम
फ्रीडम को दोबारा लाने के लिए इन्होंने पीपल को यूनाइट किया, ठीक है। इसके बाद हम राणा कुंभा का नाम किसने नहीं सुना होगा, द पावरफुल रूलर ऑफ द मेवाड़। तो मेवाड़ के बड़े ही फेमस राजा थे ये। ही डिफीटेड मैनी इन्वेडिंग फोर्सेस, बहुत सारे इन्वेडिंग फोर्सेस को, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या तैमूर का जो आक्रमण हो, इन्होंने उनको डिफीट किया। इन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट भी बनवाया है। कुंभलगढ़ फोर्ट अगर आप जाते हो राजस्थान, अ वॉरियर किंग हु डिफेंडेड मेवाड़ विद वेलोर। तो ये याद रखना कि राणा कुंभा ने ही जो हमारा कुंभलगढ़ किला है राजस्थान का वो बनवाया था और काफी सारे इन्वेजन को रोकने की कोशिश भी की थी। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स फॉर द रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रॉपर इंडिया के अंदर खत्म होता नजर आपको आएगा, ठीक है। सो देयर करेज एंड लीडरशिप इंस्पायर्ड जनरेशंस टू रेजिस्ट एंड राइज। नाउ विजयनगर एम्पायर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर, और ये जो विजयनगर एम्पायर है ये आप ध्यान देना, साउथ इंडिया की एक जगह है, वहां के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, विजयनगर एम्पायर। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर जो था ये पूरा साम्राज्य, एम्पायर का मतलब क्या है, साम्राज्य, ठीक है। तो इसकी शुरुआत, ये इसका फाउंडर कौन था, तो दो भाई थे, आप याद रखना, हरिहर और बुक्का जी। हरिहर और बुट्टा ऐसे दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो है आप कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट किया था या फाउंडर थे। इन्होंने कैपिटल बनाया विजयनगर की हम्पी। विजयनगर की कैपिटल किसको बनाई इन्होंने, हम्पी को। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। मैंने बताया ना, साउथ इंडिया के पास की ये जगह है विजयनगर एम्पायर जो है, और साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट जो एम्पायर बनाया गया वो था विजयनगर, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और भी छोटे छोटे एम्पायर होंगे, पर बेटा इतिहास में जगह सिर्फ वही बना पाते हैं जो अपने आप में दूसरों से अलग होते हैं। So it promoted trade, culture, art and architecture. It is a center of power, prosperity and culture और ब्रिलियंस। ये याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इसका फाउंडर दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। बहुत ही ज्यादा फेमस राजा जो विजयनगर एम्पायर का था, उसकी उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, जो कि थे कृष्ण देव राय। क्या नाम है, कृष्ण देव राय, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये फोटो देखो। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर। इनकी अचीवमेंट क्या है, इन्होंने एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को और ज्यादा बढ़ा किया, विजयनगर की समृद्धि प्रोस्पेरिटी को और ज्यादा बढ़ाया। He encouraged literature and learning. He wrote अमुक्तमाल्याद इन तेलुगु, याद रखना ये बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है तेलुगु भाषा में जिसका नाम है अमुक्तमाल्याद। क्या नाम है, अमुक्तमाल्याद। इस किताब का नाम याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। ही सपोर्टेड टेम्पल्स एंड स्कॉलर्स। इन्होंने मंदिरों को बचाने के लिए हेल्प किया, और स्कॉलर्स पढ़े लिखे लोगों का भी समर्थन या सपोर्ट इन्होंने किया। नाउ फॉरेन ट्रैवलर जो इस समय आए थे वो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे जो विजयनगर में आए थे। इसके अलावा डोमिंगो पेज उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि रिच और ब्यूटीफुल सिटी थी। तो ये जो दो लोग हैं, एक तो है आपका पोर्तुगीज ट्रेडर जो पोर्तुगीज से आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में भी विजिट किया था। इसके अलावा एक आदमी है यहाँ पर जिसका नाम है डोमिंगो पेज, उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपनी किताब के अंदर भी लिखा है, जिससे हमें इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलता है। सो विजयनगरा द प्राइड ऑफ साउथ इंडिया एंड ब्यूटी ऑफ द ग्लोरी, और यू कैन से बिकॉन ऑफ द ग्लोरी। तो ये साउथ इंडिया का अपने टाइम पे मिडाइवल पीरियड में बहुत ही पावरफुल एम्पायर था विजयनगर साम्राज्य, और इसका फेमस राजा कृष्णदेव राय। ठीक, चलो। नाउ टू मेजर टर्निंग पॉइंट्स दैट चेंज इंडियाज हिस्ट्री। अब ध्यान देना कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे जिसने इंडिया के हिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज किया और एक नए वंश की शुरुआत हुई। समझे, नए वंश की शुरुआत। तुगलक, हमने जो पढ़ा दिल्ली सल्तनत जिसमें हमने 5 वंश पढ़े, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद ये। तो बैटल ऑफ टालीकोटा याद रखना जो कि 1565 में हुआ था। इसमें डेक्कन सल्तनत यूनाइट हो गए अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। मैंने बताया विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था साउथ इंडिया में। एक साइड वो, और दूसरी साइड जो डेक्कन के सल्तनत थे, सुल्तान थे, वो दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध छिड़ गया
और विजयनगर वॉज डिफीटेड। फाइनली हमारा जो विजयनगर है वो डिफीट हो गया, हार गया। हम्पी वॉज डिस्ट्रॉय, जो कि उनकी राजधानी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और अंपायर ग्रेजुअली डिक्लाइन, और धीरे धीरे जो विजयनगर साम्राज्य है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। सो अ ग्रेट एम्पायर फेल बट इट्स लेगेसी रिमेन्स। भले ही विजयनगर एम्पायर उस समय फेल हो गया, तालीकोटा के युद्ध में हार गया, पर आज भी अगर आप हम्पी में जाओगे, विजयनगर साम्राज्य की जो आर्किटेक्चर की इमारतें हैं, मंदिर हैं, रथ हैं, वो देखकर आप चौंक जाओगे। ये अवशेष आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप विजयनगर की हिस्ट्री साउथ इंडिया में जाते हो तो। अब हम बात करेंगे नई डायनेस्टी मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर एक नया डायनेस्टी आ जाएगा एंड इट इज़ मुगल एम्पायर। क्या बोलते हैं उसे? मुगल एम्पायर, जो कि 1526 से शुरू हो जाएगा। सबसे पहला फाउंडर जिसने इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर को मतलब एस्टैब्लिश किया, रीएस्टैब्लिश तो क्या ही, स्टार्ट किया, ही वाज़ बाबर। कौन था वो? बाबर। बाबर के बाद आएगा हुमायूं, उसके बाद आएगा अकबर, फिर आएगा जहांगीर, फिर आएगा शाहजहां, और फिर हम देखेंगे औरंगजेब, जो कि लास्ट पावरफुल राजा था इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर का। आप कहोगे मैडम आपको इतने सारे एम्पायर याद कैसे हैं? आपको भी हो जाएंगे, अभी याद करा देती हूँ। मुगल एम्पायर को याद करने का एक ट्रिक है पूरा, भाजसा। क्या है? भाजसा। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बनाया हुआ है, अगर आप मेरी रील देखोगे ना, शॉर्ट रील, उसमें भी मैंने सिखाया है। बी से होगा बाबर, जो कि सबसे पहला है, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है? इस तरीके से भाजसा एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो मुगल एम्पायर के सारे राजाओं के नाम। तो सबसे पहले जो फाउंडर है वो है बाबर, बी से बाबर। इसने पहला बैटल पानीपत का 1526 में जीता, और इब्राहिम लोदी, यानी जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश था ना लास्ट वाला, उसके राजा इब्राहिम लोदी को हरा के अपने वंश की स्थापना कर दी, एंड इट इज मुगल एम्पायर। So Mughal Empire was established. The beginning of a new era, the Mughal Empire। यहाँ से हमारे मिडाइवल हिस्ट्री में नई शुरुआत होती है, और यही मुगल डिनेस्टी, यही मुगल एम्पायर एंड तक जाएगा जब ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज इंडिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम बाबर की बात करेंगे, तो नोन फॉर द एक्सीलेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। जो बाबर है उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, वो युद्ध जब भी लड़ता था जीत जाता था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी यूज करता था। ही यूज गन पावर एंड कैनन। उसने गन पावर और कैनन यानी कि आप जो तोप होती है उसका इस्तेमाल सबसे पहले यहाँ पे युद्ध में किया था, ये याद रखना। ही रोट बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी ही आत्मकथा लिखी थी जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उसका नाम था बाबर नामा। ठीक है, अब बाबर के बाद क्या आता है? हुमायूं। तो एक चीज ध्यान रखना कि हम ना क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। सो हुमायूं को छोड़ के यहाँ पे हम अकबर का देखेंगे सबसे पहले। सो अकबर 1556 से 1605 के बीच में इंडिया के अंदर रूल करता है। द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर अकबर द ग्रेट कहा जाता है इसको, ये बात याद रखना। क्यों कहा जाता है उसके रीजन मैं आपको बताती हूँ। सो ही एक्सपेंडेड मुगल एम्पायर। सबसे बड़ी चीज उसने अपने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया और ज्यादा बढ़ाया। ही फॉर्म्ड अलायंस विद राजपूत। राजपूतों के साथ लड़ाई ना करके बल्कि उनके साथ इसने संधियां करी, यानी कि अलायंसेस किए। ही अबॉलिश जजिया टैक्स। इसने अबॉलिश कर दिया जजिया टैक्स। जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर देना पड़ता था मुगल्स के टाइम पर। ठीक है, तो अकबर ने इसको खत्म कर दिया कि भाई देखो, चाहे तुम हिंदू हो, भले ही तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है धर्म के नाम पर। तो जजिया टैक्स को इसने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ही प्रमोटेड सुलखे कुल, जिसे पीस विद ऑल कहते हैं कि सब मिलकर रहेंगे। ठीक है, और एक चीज इसने इंकरेज किया, रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर वॉज द रिलीजियस टॉलरेंस। ये धर्म के नाम पर बिल्कुल ही आप कह सकते हो नम्र था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप किसी भी धर्म के रहो, ये कठोर नहीं था। ये जबरदस्ती नहीं करता था कि आप पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म ही अपनाओ। भले ये इस्लामिक था, मुस्लिम था, पर इसने हर धर्म को इक्वालिटी दी। इसे हम कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, एंड इट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम अकबर को द ग्रेट अकबर कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना।
ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन, इसने संस्कृत के जितने भी ग्रंथ थे उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। अकबर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, हालांकि अकबर खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये जो अचीवमेंट्स है ना अकबर की, ये इसको बनाती हैं बाकियों से अलग, और द ग्रेट अकबर की जो संज्ञा है वो इसको मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर एंड शाहजहां की। तो जहांगीर जो है उसे हम पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग के लिए याद करते हैं, इतना याद रखना। जहांगीर को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। कहा जाता है कि इसके टाइम पर इंडिया में जितने भी महान चित्रकार थे वो जहांगीर के दरबार में हुआ करते थे, और जहांगीर पेंटिंग देखकर बता सकता था कि ये पेंटिंग किस चित्रकार ने बनाई है। उसे पेंटिंग से इतना ज्यादा प्यार था। अब मैं बात करूं शाहजहां की, तो इसने बिल्ड किया ताजमहल को और एनकरेज किया आर्किटेक्चर और कल्चर को, ये बात आपको पता भी होगी। नाउ हम बात करेंगे औरंगजेब की, जो कि लास्ट पावरफुल मुगल अंपायर या आप कह सकते हो किंग था। हालांकि इसके बाद भी रहे हैं, पर वो पावरफुल नहीं है क्योंकि अंग्रेज ही इतने पावरफुल हो गए कि हमारा मुगल डिनेस्टी जो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया। लास्ट पावरफुल जो राजा माना जाता है मुगल अंपायर का, वो है औरंगजेब। इसकी अचीवमेंट क्या है कि ये एक्सपेंडेड मुगल अंपायर टू इट्स लार्जेस्ट साइज। इसने मुगल अंपायर को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बनाया। इसकी पॉलिसी क्या थी, इसने री इम्पोज कर दिया जजिया कर, जो कि अकबर ने हटा दिया था, जजिया टैक्स हटा दिया था, वो औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया कि भाई मैं तो टैक्स लूंगा, या तो मुस्लिम बनो या तो टैक्स दो। तो जितने भी नॉन मुस्लिम लोग थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, इन सबको टैक्स देना पड़ता था। ही फॉलोड स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी, जहां एक तरफ अकबर रिलीजियस टॉलरेंस था, ये जो औरंगजेब है वो रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था। ही फॉट मैनी वॉर्स इन द डेक्कन, इसने साउथ इंडिया में बहुत सारी लड़ाई करी। रिजल्ट क्या निकला, ट्रेजरी बिकम वीक, इसका खजाना खत्म होता रहा। मुगल एम्पायर स्टार्टेड अलाइनिंग आफ्टर हिज डेथ। तो औरंगजेब जब मर गया तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डेक्लाइन होने लगा। इसका रीजन ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर आ गए थे और वो अपने पैर जमाने लग गए थे। तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा साउथ इंडिया में, पर दिल्ली सल्तनत के बाद जो बड़ा एम्पायर पढ़ते हैं हम, वो है मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर जब यहाँ पे मरने लगा है, हमारा औरंगजेब खत्म हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स आ जाएंगे और शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि आपको अभी नहीं पढ़नी। ये सिर्फ मिडाइवल हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देख लो, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, ये सब मुगल एम्पायर के टाइम पर ही बनाया गया था। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस टू मुगल्स को देख लेते हैं कि ऐसे कौन से राजा थे जिसने मुगल्स को कहा रुक जाओ। जैसे दिल्ली सल्तनत के लिए रेजिस्टेंस राजा थे, उसी तरीके से मुगल डिनेस्टी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किन किन राजाओं ने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर हम वो देखेंगे। सो ब्रेव हार्ट हु फॉट फॉर द फ्रीडम एंड ऑनर, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जाट्स। सो रेबेलियन अगेंस्ट मुगल ऑपरेशन, जब भी मुगल ऑपरेशन हुआ करता था एक्सपेंडेशन के लिए, तो जाट्स ने उनसे लड़ाई करी थी। इसके अलावा ट्राइबल ग्रुप जिसमें भील, गोंड, संथाल, कोच, ये सब कम्युनिटीज थी जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था अपनी जमीन को, अपने कल्चर को फ्रॉम द मुगल एम्पायर। फिर रानी दुर्गावती के बारे में भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जो कि ब्रेव गोंड क्वीन थी, यानी गोंड यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप है, उसकी ये रानी थी। इन्होंने फॉट किया अगेंस्ट मुगल फोर्सेस, मुगल की आर्मी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, एंड बिकम अ सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। हर वेल्लोर इंस्पायर जनरेशन इवन टुडे, आज भी रानी दुर्गावती से इंस्पायर होकर हम अपने अंदर जोश और जुनून और करेज लेकर आते हैं। इसके अलावा राजपूत, कई ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे जो अगेंस्ट थे मुगल के, जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन सब के बारे में बात होती है। राणा कुंभा ने स्ट्रॉन्ग फोर्ट जो है वो बिल्ड किया था, डिफीटेड मैनी इन्वेडिंग फोर्सेस। राणा सांगा ने यूनाइट किया था राजपूत को, और बाबर के खिलाफ इसने लड़ाई शुरू करी थी जब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा था। महाराणा प्रताप सिंबल है प्राइड और रेजिस्टेंस के। इन्होंने कभी भी नेवर बो बिफोर द मुगल्स, इन्होंने कभी भी, मरने को ये मर गए लेकिन मुगल के आगे अपने घुटने नहीं टेके। सो दे आर द रेजिस्टेंस टू मुगल्स। इन्होंने रोकने की कोशिश करी मुगल पावर को, फिर भी मुगल पावर आगे बढ़ता गया। कोई नहीं, हम जितना कर सकते थे वो किया ना। एक शायरी है ना, हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो मिले ना मिले अलग बात है, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन
हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। तो यही चीज़ हम यहाँ से सीखते हैं, कहते हैं ना हिस्ट्री पढ़ना बेकार नहीं जाता बल्कि हम यहाँ से बहुत सारे लेसन सीखते हैं, जो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ द क्लास, इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लूँ कि मैडम हिस्ट्री में डेट्स क्या सारी याद करनी है? नो। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड लगाई है। यही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि पूरा मिडाइवल हिस्ट्री ही अपने आप में समेट रहा है। सो नंबर 1 1206 में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ, याद रखना। 1336 में विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। 1398 में तैमूर ने अटैक किया दिल्ली पे। 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ जहाँ से मुगल जो एम्पायर है उसकी शुरुआत हो गई थी। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ जिसमें हमारा विजयनगर साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। 1605 में अकबर की डेथ हो गई और 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब जो कि लास्ट पावरफुल राजा या किंग था हमारे मुगल एम्पायर का। सो रिमेंबर दीज डेट्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सक्सेस। समझ गए? चैप्टर पूरा मैंने कहानी की तरह समझाया है, बाँधने की कोशिश करी है। आई होप बच्चे की आपको समझ आया होगा। चैप्टर का समझाना मेरी तरफ से अगर आपको अच्छा लगा, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो और यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल और स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहो। इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट और जो आप कहते हो मैडम हार्ड टॉपिक्स हैं, उन्हें भी ईज़ी तरीके से समझा दूँगी। ठीक है? तो चलते हैं, बाय-बाय। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।